गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हमने लास्ट लेक्चर तक जो हमने पढ़ा था वो हमने एल्केन पढ़ लिया, हमने एल्कीन पढ़ लिया, हमने एल्काइन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली हमने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया। अब जो हमारा लास्ट इसमें टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन जनरली क्या पढ़ते हैं, बेंजीन का अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन। देखो भाई, जो बेंजीन है ना, आपने तो पढ़ा ही कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डीयू क्या है। ठीक है ना, एक बार जरा मेरी बात इधर सुनिए, इसका हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका नेमिंग देखते हैं। ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहले आपको तो मालूम है कि अगर एक इस तरह का सिस्टम होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, और अगर इस बेंजीन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। या इसका जो कॉमन नेम है वो इसको डायरेक्ट इस तरह से भी बोल दिया जाता है कि टोलुइन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका एक और नेम है और इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, टोलुइन हो जाएगा। तीसरा देखिए, अगर मान लें कि इस टोलुइन यानी मिथाइल बेंजीन पे अगर एक CH3 और लगा होता है, ठीक है ना, टोलुइन पे अगर एक CH3 और लगा हुआ है, अब ये डिपेंड करेगा कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे है या पैरा पे, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली इस कंपाउंड को बोलते हैं डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे साहब, डाइमिथाइल बेंजीन। और इसी के साथ में इसका जो कॉमन नेम है, कमर्शियल नेम है, वो होता है ज़ाइलीन। ठीक है, अब ये ज़ाइलीन कुछ भी हो सकता है, ये ज़ाइलीन ऑर्थोज़ाइलीन हो सकता है, ये मेटाज़ाइलीन हो सकता है, ये पैराज़ाइलीन भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, अगर एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 अगर यहाँ पे है तो इसमें 1,2 डाइमिथाइल हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। एक नाम तो इसका हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका एक नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोज़ाइलीन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक CH3 यहां पे है और एक CH3 इसकी मेटा स्थिति पे अगर लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा साहब, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसका जो कमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है, वो क्या हो जाएगा, मेटाज़ाइलीन। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें एक और आ सकता है, बोलो कौन सा, इसमें एक और आ जाएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन भी बन सकता है, और उसको हम क्या बोलेंगे, पैराज़ाइलीन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें इसके बनाने के कुछ मेथड्स। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसको बनाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसमें आप देखें सबसे पहला जो रहेगा, ठीक है, वो है बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ पे ये COOH आपको मालूम हो तो बेंजीन पे अगर एक COOH लगा होता है ना तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इस नाम से भी जानते हैं। तो बेंजोइक एसिड को जब सोडालाइन से ट्रीट किया जाएगा, बेंजोइक एसिड को जब सोडालाइन से ट्रीट करेंगे, व्हाट इज सोडालाइन, सोडालाइन क्या होता है साहब,
ये होता है NaOH प्लस CaO का सैचुरेटेड जो मिक्सचर होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। ठीक है ना, NaOH प्लस CO को ही क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम क्या करता है साहब, ये डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 को उड़ाने का काम करता है। हमने एल्केन में पढ़ाई, एल्केन के बनाने की विधियों में इसका यूज किया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये CO2 को उड़ा लेगा और CO2 उड़ा के फाइनली यहां पे बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन, और यहां पे CO2 को उड़ा के केवल H, इट इज बेंजीन। ठीक है, और प्लस में क्या निकल गया साहब, प्लस में CO2 आउट हो गया, और CO2 इस रिएक्शन में निकला है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सॉरी, प्लीज करेक्टेड। इसीलिए इसमें CO2 रिमूव हुआ है, इसी वजह से इसका जो नाम होता है वो होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन या हिंदी में बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है ना, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि जिस रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है उसी को डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें नंबर 2। अगर आप फिनॉल से करें तो फिनॉल की रिएक्शन जब Zn डस्ट से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और बेंजीन के साथ में यहाँ बनता है Zn। ठीक है ना, Zn बाहर लेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो फिनॉल की रिएक्शन Zn डस्ट से करवाने पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नंबर 3 देखें। नंबर 3 ये है कि अगर हम एक रिएक्शन है छोटी सी साइड, इससे पहले मैं ये ले प्लीज अलाउ मी 3 नंबर हम कहेंगे अगर एसिटिलीन की रिएक्शन, यानी 3 मोल एसिटिलीन के लिए पढ़ा आपने, 3 मोल एसिटिलीन को अगर रेड हॉट आयरन से करें, रेड हॉट आयरन हो या रेड हॉट कॉपर भी हो, कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉपर ट्यूब हो या आयरन ट्यूब हो, तो जैसे ही इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और याद करो इसका मैकेनिज्म मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। मैंने कहा था कि जो रिएक्शन केवल हीटिंग से जाती है, बहुत मतलब हाई टेम्परेचर से होकर के निकलती है या केवल हीटिंग से ही निकलती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो TS से होकर गुजरती है। नंबर 4 हो जाएगा साइड चेन ऑक्सीडेशन। उससे पहले आप BDC से देख लीजिए। देखो एक कंपाउंड है बेंजीन और इस पे लगा होता है NH2। ठीक है, बेंजीन पे अगर NH2 लगा होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एनीलीन। ठीक है ना, ये इसका कमर्शियल नेम है, बाकी बेंजीन एमीन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl से जब करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे स्पेसिफिक कंडीशंस पे रखा जाता है, 0 से 5 डिग्री पे ही रखा जाता है, अदरवाइज HNO2 जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2+ और Cl-। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे BDC, इट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। इट इज नेम्ड ऑफ डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। ये एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। अभी मेरे को इसका मैकेनिज्म अगर ना पूछे, ठीक है, लेकिन जब हम डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे 12th के चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है, N2 जो होता है ना वो निकलने की टेंडेंसी रखता है, N2 बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करता है। क्यों ऐसा होता है उसका भी रीजन है। क्यों ऐसा होता है साहब, क्योंकि जो N2 होता है ना, N2 वो यहाँ पे निकलने के बाद में N2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा और N2 गैस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने तो देखा है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, 228 किलो कैलोरी के आसपास का बॉन्ड एनर्जी होता है। मतलब इस N2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये हर किसी कंपाउंड के साथ में इतना इजीली रिएक्शन नहीं करता।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इतना इजीली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और रिएक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि N2 बहुत अनरिएक्टिव होता है, यही कारण है कि एनवायरमेंटल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा अनरिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव। तो N2 क्या करता है, निकलना चाहता है, लेकिन जैसे N2 निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ देगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव बनना स्टेबल नहीं होता, बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव का बनना पॉसिबल नहीं होता। तो उसी केस में क्या करते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज ले आओ, जैसे NaOH हो गया, OH- मिल जाएगा, जैसे H2 हो गया, मतलब कोई इस तरह का सिचुएशन जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारता है, और जैसे ही N2 निकलेगा कार्बोकेटाइन बंदे तुरंत अटैक कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल की रिएक्शन फिर आगे अगर Zn से करवाते हो, Zn डस्ट से करवाते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन। ऐसे ही नंबर 5 देखिए, नंबर 5 है कि ये जो एनिलीन बना है, ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन की रिएक्शन अगर हम NaNO को प्लस HCl से करें, जो कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइएजोटाइजेशन डाइएजोटीकरण अभिक्रिया से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा BDC N2 प्लस देन Cl-, और BDC ऑन रिएक्शन विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ अगर इसको हीट करते हो, इथेनॉल के साथ में हीट करते हो या NaBH4 के साथ में इसको हीट करते हो, NaBH4 के साथ में अगर इसको हीट करते हो तो यहाँ पे बनाता है ये बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा। वहां पे फिनॉल बना के हमने उसका Zn से रिएक्शन करके बेंजीन बनाया था, जबकि इसके केस में डायरेक्टली ये जो नाइट्रोजन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनेगा, BDC बनेगा, इस BDC से हम डायरेक्ट ही क्या बना सकते हैं, बेंजीन। बस ये रीजन आपको याद करना पड़ेगा, इथेनॉल के साथ हीट हो या NaBH4 के साथ हीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी सीक्वेंस में बता रहा हूं, नंबर 6 साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होता है साहब, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए आप देखें, इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस भी है और कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है। देखो बेंजीन का कोई इस तरह का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना पड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और मैं बताना चाहूंगा कि ये नीट और जेई दोनों में एक बार पूछ चुका है, ठीक है ना। देखो बेंजीन का कोई इस तरह का डेरिवेटिव होना चाहिए जिसमें बेंजीन के जस्ट बाहर जो अल्फा कार्बन होगा, बेंजीन के जस्ट बाहर जो पहला कार्बन होगा, उस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। और हाइड्रोजन परमाणु अगर नहीं है, अगर हाइड्रोजन एटम वहां पे नहीं है, तो उस सिचुएशन में बेंजीन का इस तरह का डेरिवेटिव होना चाहिए जिसमें कार्बन के बाहर डायरेक्ट कोई डबल बॉन्ड हो, कार्बन के जस्ट बाहर कोई डबल बॉन्ड कनेक्ट होना चाहिए। अब वो कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है या कार्बन नॉन कार्बन एटम के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4, हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है या फिर बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। नेक्स्ट K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये केवल एसिडिक मीडियम में होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एजेंट आपको दिया हुआ हो और इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया हो कि बेंजीन के कार्बन के ऊपर, बेंजीन के जस्ट ऊपर जो पहला कार्बन होगा, उस पहले कार्बन के ऊपर या तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर बेंजीन के जस्ट बाहर जो कार्बन है उससे कोई डबल बॉन्ड कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे सीधा बन जाता है बेंजोइक एसिड, ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में, यानी जितना भी साइड चेन है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी साइड चेन हो, सारी की सारी साइड चेन उड़ा के आपको COOH में कन्वर्ट कर देना है। और फिर यहाँ इसको अगर सोडालाइन से ट्रीट करें, अगर इसको सोडालाइन से ट्रीट करें तो ये डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू यानी CO2 को रिमूव करके बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि टोलुइन, ठीक है ना, मिथाइल बेंजीन,
इसकी रिएक्शन कराओ साहब, मोल कॉन्सेंट्रेट के अमीनो और K2Cr2 से भी इन दोनों में से कुछ भी रिएजेंट आपको दिया होगा, तो टोलुइन की रिएक्शन करवाने पे जो CH3 ग्रुप है ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रिएक्शन फिर आगे सोडालाइन से भी करवा दो तो क्या बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 रिमूव होने के बाद? यस। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं और कहूं कि यहाँ पे क्रेसोल है, क्रेसोल का मतलब या तो ये पैराक्रेसोल है, एक्चुअली इट इज पैराक्रेसोल। पैराक्रेसोल की रिएक्शन अगर आपने इससे करवाया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाया, तो पहले जो दो CH3 है ना, ये दोनों के दोनों CH3 किसमें चेंज हो जाएंगे? COH। साइड चेन ऑक्सीडेशन, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, सारा का सारा उड़ा के COH में कन्वर्ट कर देना होता है। और उसके बाद में अगर इसकी रिएक्शन सोडालाइन से करें तो 2 मोल CO2 को निकल के 2 मोल CO2 के निकल के क्या बन जाएगा? बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखें। अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पे इस तरह का CH डबल बॉन्ड देन CH2, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम होता है स्टाइलीन। मैंने आपको पहले बताया एल्कीन के रिएक्टिव रिएक्शन के जब मैं सवाल करवा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था, इसका नाम होता है स्टाइलीन। क्या स्टाइलीन की रिएक्शन अगर मोल कॉन्सेंट्रेट के अमीनो या K2Cr2 से करें तो क्या साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा? यस, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साहब? ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। और क्या होगा अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडालाइन से करें? तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर सोडालाइन से करें तो ये CO2 को निकाल के किसका फॉर्मेशन कर देगा? बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। एक लास्ट एग्जांपल देखें। ये जो कंपाउंड है, क्या इसकी रिएक्शन अगर आपने और कंसंट्रेट किया K2Cr2 से किया तो क्या कोई रिएक्शन होनी है? तो मैं कहूंगा कि कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं होगी साहब? क्योंकि इस कार्बन से जो बेंजीन का पहला कार्बन जुड़ा होता है ऊपर साइड चेन का, उस पहले कार्बन पे या तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर डायरेक्ट कोई डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। ना वहां कोई हाइड्रोजन है और ना ही वहां पे कोई डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो हम कहेंगे यहाँ कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए मैंने कंडीशन बताया। तो ये हम पढ़ चुके हैं बेंजीन के कुछ बनाने के मेथड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि बेंजीन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो देखो बेंजीन जो होता है ना वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है, उसके लिए आप देखें सबसे पहले कि ये कोई बेंजीन है। ठीक है ना, आप मुझे ये बताएं कि बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? तो देखो आपने वो पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल का जो कैटेगरी नंबर 3 होता है ना उसमें बेंजीन भी था। याद करो, कैटेगरी नंबर 1 क्या था न्यूक्लियोफाइल में कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी नंबर 2 में क्या था कि लॉन पेयर युक्त तो होना चाहिए। और कैटेगरी नंबर जो 3 है उसमें ये था कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी है। तो उसमें 3 केस लिए थे, बोलो कौन कौन से? उसमें हमने लिया था एक तो एल्कीन, एक एल्काइल और एक बेंजीन। अच्छा, उनमें भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी बताया था कि उनमें एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में एल्काइल का होता है और सबके लास्ट में होता है बेंजीन का। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी भी होती है। तो अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसका एरोमेटिसिटी को लॉस करना पड़ेगा, जो कि कोई भी कंपाउंड ये चाहेगा नहीं कि उसके एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाए। वो एरोमेटिसिटी का लॉस करके बहुत देर तक टिक नहीं सकता, वो वापस से एरोमेटिक होना चाहेगा। फिर वो सारी बातें हमने पढ़ रखी है पहले। तो आप ये देखिए कि जो बेंजीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। इतना क्लियर? ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। ठीक है, जो पहले के लेक्चर आपने पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में ही मैंने ऐड कर दिया था, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा 2 लेक्चर थे शायद। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इन सब का एक कंबाइंड का लेक्चर था। चलो, तो अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करता है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल अगर है ये तो पहले रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल से ही हो सकती है। तो आप जरा देखें कि इसकी रिएक्शन जब किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं
अब इलेक्ट्रोफाइल के पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव को रिएक्शन करने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इसमें है नहीं, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि कम से कम एक नेगेटिव चार्ज भी बन जाए। तो इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, कोई भी एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर लें, तीनों ही बॉन्ड यहाँ आइडेंटिकल है। जैसे ही यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव H इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके खुद से जोड़ लेगा। तो फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है ना? आप देख लो यहाँ नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव बचा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या बेंजीन के सभी कार्बनों के पास पहले एक एक हाइड्रोजन थे? ये तो आपको मालूम है कि बेंजीन के सभी कार्बनों पे एक एक हाइड्रोजन होता है, और जैसे ही इस कार्बन में भी हाइड्रोजन ना होगा, तो मैं इस हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को अलग से लिख रहा हूं जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला था। ठीक है ना? अब ये जो कंपाउंड बना है, आप देखें कि बेंजीन पहले एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है? और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक सिस्टम था, अब ये जो नया सिस्टम बना है, ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम बना है। आप देखें इट इज नॉन एरोमेटिक। कैसे है ये नॉन एरोमेटिक? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 हो चुका है, आप देखो, और अगर ये कार्बन sp3 हो चुका है तो ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन इसमें फेल हो जाएगी। और ये यहाँ पे इंटरमीडिएट भी है, और इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकैटाइन भी है। ठीक है ना? कार्बन में ही कैटाइन मिला है, और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है? और इसमें देखें कि ये जो कंपाउंड बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये रेजोनेंस स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक है बट रेजो स्टेबल है। कैसे साहब? कैसे ये रेजोनेंस स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। आप देखो कि एक पॉजिटिव है, वो डबल सिंगल प्लस यहां से कॉन्जुगेशन कर ले, तो रेजोनेंस के थ्रू इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो ऐसी चीज है ना सही। जैसे कि बॉन्ड इधर गया है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो फिर से कॉन्जुगेशन यानी ये रेजोनेंस के थ्रू ये इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट इट, ये हाइड्रोजन था ना? ठीक। और इस तरह से हम कहेंगे कि इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड भी बना दो। इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन तो है ना सही। आप देखिए कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहेगा, तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे डबल आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डबल आया है, कहीं ना कहीं यहाँ डबल आया है, यहाँ डबल आया है, तो और ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड में रह गया, तो ये दो बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में रह गए। और यहां से लेकर के ये सारा का सारा डबल बॉन्ड में भी गया था इस तरह से। ठीक है ना? और इसमें डेल पॉजिटिव भी है, यहाँ इस कार्बन पे भी डेल पॉजिटिव है, एक तो इस वाले और एक इस वाले पे और एक इस वाले पे, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव। इस तरह का एक बनता है रेजोनेटिक हाइब्रिड। तो आप देखें कि ये जो नॉन एरोमेटिक सिचुएशन में बना है, अब ये नॉन एरोमेटिक जो सिचुएशन है, आप बताइए कि कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में गया है तो वो बहुत इजीली गया होगा या उसका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ नहीं रहा होगा? तो हम कहेंगे कि अगर कोई एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में गया है तो उसने सीधा हम कहेंगे कि वो करोड़पति से रोडपति बन गया। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल था बट अब बहुत कम स्टेबल हो चुका है। हालांकि इसने अपनी इज्जत फिर भी बचा रखी है रेजोनेंस के द्वारा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल तो है ना सही। ठीक है ना? तो कोई भी कंपाउंड ये चाहेगा नहीं कि उसकी एरोमेटिसिटी को लॉस करके वो काफी देर तक टिका रहे। वो वापस ये कहेगा कि मेरे को कहीं से भी जुगाड़ करके एरोमेटिसिटी को रिटेन करना है, मेरे को फिर से एरोमेटिक होना है ताकि मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकूं, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकूं। और केमिस्ट्री में पूरा खेल स्टेबिलिटी का होता है। कार्बोकैटाइन हो चाहे कार्बोनाइन,
सभी कंपाउंड ये चाहते हैं कि वो अपनी स्टेबिलिटी वाली फॉर्म में जा सके, स्टेबल फॉर्म में जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक से अगर नॉन एरोमेटिक बना है तो ये बहुत स्लो स्टेप रहा होगा, बहुत मुश्किल से रहा होगा। तो पहला स्टेप जो होता है ना जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ है, ये बहुत ही स्लो स्टेप। स्लो है तो सीधी सी बात है कि यही आरआईडीएस स्टेप भी, क्यों, इट इज आरआईडीएस स्टेप। अब आप देखिए कि इसमें सेकंड स्टेप में क्या होता है ना कि ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन जिसको मैंने अलग से दर्शाया भी है, शो भी किया है, यहां से क्या करता है, ये अल्फा H की फॉर्म में बाहर हो जाता है। और जैसे ही H+ बाहर होता है ना, जैसे ही H+ बाहर होता है तो देखो ये जो कंपाउंड है ये फिर से एरोमेटिसिटी को रिटेन कर लेता है कि यहां पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बचा रह गया, और यही होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना। आप देखें इस रिएक्शन में ओवरऑल अगर हम बात करें, इस रिएक्शन की हम ओवरऑल बात करें, बेंजीन की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बेंजीन नहीं, मैं कह रहा हूं कोई एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जब हम जानेंगे तो एरोमेटिक सिस्टम के लिए यही एक मैकेनिज्म चलने वाला है। हम बेंजीन पे 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बेसिकली अभी इस लेवल पे, ठीक है ना। एक होगा जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उन सभी रिएक्शंस में पांचों की पांचों रिएक्शन में सेम टाइप का मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल सेम। केवल चेंज क्या होगा, चेंज होगा इलेक्ट्रोफाइल। केवल इलेक्ट्रोफाइल के बदल देने से रिएक्शन का नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं इस रिएक्शन को देख करके कि इस रिएक्शन में अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिएक्शन को देख करके तो आप क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, क्या ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या एलिमिनेशन है, विलोपन अभिक्रिया है, योगात्मक है, या प्रतिस्थापन है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो देखो ये हाइड्रोजन निकला है और इस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया। क्या कहते हो भाई, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस हाइड्रोजन को उड़ा के उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ही तो कनेक्ट हुआ है ना, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी यहां से हाइड्रोजन को निकाल के अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के भी कई टाइप है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए सुनिए, क्या आरआईडीएस स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है? क्या आरआईडीएस स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है? तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, क्या बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है? और अगर वो खुद न्यूक्लियोफाइल है तो पहले स्टेप पे कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो जो पहले टेक कर रहा है रिएक्शन का नाम भी वही दे करके जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि ओवरऑल हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, सब्स्टिट्यूशन हुआ। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर पॉइंट। तो पहला पॉइंट, इसकी कुछ की पॉइंट्स मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो की पॉइंट में आप देखें, सबसे पहला पॉइंट कि यह जो पूरी तामझाम वाली रिएक्शन हमने जो देखा इसका मैकेनिज्म, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। सेकंड पॉइंट आप देखें, सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप वो स्लो स्टेप है। स्लो है तो जाहिर सी बात है कि वही स्टेप कौन सा है, आरआईडीएस है, और उसी स्टेप में किसका एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट देखें कि अब एक बात बताना, ये कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है, क्या प्रोडक्ट वापस से एरोमेटिक सिस्टम में आ चुका है? तो अगर कोई नॉन एरोमेटिक में जाए तो क्या वो बहुत ही फास्ट रहा होगा? क्योंकि करोड़पति से करोड़पति बनने वाला जो प्रोसीजर है, अगर इसको कोई एक उपाय दिया जाए कि आप इस हाइड्रोजन को उड़ा दो तो आप एरोमेटिक हो जाओगे, तो क्या ये बहुत जल्दी से उस हाइड्रोजन को उड़ा देंगे?
तो यहाँ पे ये जो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक सिस्टम है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस में होता है। तो जो सेकंड स्टेट जो होता है वो फास्ट स्टेट होता है, और उसमें क्या होता है साहब, उसमें एक H+ का लॉस होना पड़ता है, और यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन, मतलब एरोमेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप मुझे बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? बोलो साहब, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? तो मेरी बात सुनो, देखो आपने ये देखा कि बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल पहले आ रहा है और वो आरडीएस स्टेट में आ रहा है, स्लो स्टेट में आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि स्लो स्टेट कंप्लीट हो गया है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई? मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, क्योंकि स्लो स्टेट से ही रेट को डिसाइड किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि फास्ट इतना फास्ट होता है कि उसको ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि किसी रिएक्शन में स्लो स्टेट या स्लो जो स्टेट रहता है, आरडीएस जो रहता है, वो कंप्लीट हो गया, तो आप बशर्ते ही कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फास्ट स्टेट को रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। फास्ट इतना फास्ट होता है कि उसमें अगर कोई चेंज भी किया जाए, फास्ट स्टेट में अगर कोई चेंज करते हैं बाहर से, तो वो ऑब्जर्व नहीं होता, या रिएक्शन की रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आरडीएस में यानी स्लो स्टेट में अगर कोई आपने चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस वहां पे ऑब्जर्व होंगे, वो चेंजेस वहां पे दिखेंगे या रेट पे इफेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि फास्ट स्टेट से तो कोई लेना देना है नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन आरडीएस स्टेट में इसका कोई रोल है क्या? नहीं, क्योंकि आरडीएस स्टेट में कोई हाइड्रोजन यहां भी पड़ा है, वो पहले भी, तो यहां से यहां तक बनने के प्रोसीजर में कहीं भी हाइड्रोजन का रोल प्ले नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस आरडीएस स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है। हमें पता है कि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एरोमेटिक सिस्टम में है, तो पाई बॉन्ड को इतना इजीली नहीं तोड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो अगर ये जो इलेक्ट्रोफाइल जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जा रहा है क्योंकि उसको कुछ लालच होगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और लालच इसका क्या है? उस नेगेटिव पर अटैक करना जो पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वहां बन गया। तो अगर मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही चाह रहा है, या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का भूखा होता है। तो अगर बेंजीन पे कोई ऐसा सोर्स लगा दिया जाए जिससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, अगर बेंजीन पे ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया जाए जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो क्या उस केस में अगर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, तो क्या जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है ये बहुत स्पीड से आने वाला है, या इसको लालच और ज्यादा मिल जाएगा तो ये जल्दी अटैक करेगा? मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले मेरे पास बहुत ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी जाएगा। समझ नहीं पा रहे? यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर बेंजीन के पास कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल उतना ही जल्दी अटैक मारेगा? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल उतना ही जल्दी वहां पे अटैक करने वाला है? यस। तो हम कहेंगे कि स्लो स्टेट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और स्लो स्टेट फास्ट हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी ये सीधा का सीधा मीनिंग अपना, या सीधा इफेक्ट किस पे करेंगे? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि नंबर 5 पॉइंट, 5 पॉइंट से पहले, नंबर 5वां जो पॉइंट है उससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं एक सवाल यहां लिख दूं, अगर आप मुझे अलाउ करें। अलाउ कैसे करोगे? चलो भाई, तो आपको रेट बताना है। चलो, तो अगर मैं कहूं कि रेट के लिए आपको मैं सवाल दे रहा हूं,
और इसमें आप रेट का ऑर्डर बनाए, जैसे यहाँ NO2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे NH। क्लियर? अब आप देखें कि नंबर 5वां पॉइंट क्या है कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसका जो ऑर्डर निकलेगा, जनरल जो ऑर्डर होगा, क्या वो ये होने वाला है? आप मुझे बस हाँ ना में जवाब देना कि अगर मैं 3 बेंजीन लिखूं, सिंपल 3 बेंजीन, तो अभी तो इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी, सेम, लेकिन एक बेंजीन पे मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, एक पे कुछ ना लगाऊं, और एक बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? बोलो भाई, क्या फर्स्ट का ज्यादा होगा और थर्ड का सबसे कम होगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जैसे ही बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का आना बहुत आसान हो जाएगा, या इलेक्ट्रोफाइल उतना इजीली यहां पे अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत, तो आप देखें कि इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा। इस सवाल से पहले अब हम ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं, फिर इस सवाल पे हम वापस आएंगे। तो आप जरा देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगा होता है तो क्या ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जबकि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा? तो अच्छा, विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब खींचने वाला ग्रुप, और डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, दान करने वाला समूह। तो आप देखिए कि इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल उतना इजीली अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल उतना ही जल्दी अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि इस सवाल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ऑर्डर बताना है पूरा, तो सीधा मीनिंग रहेगा कि आपको केवल क्या चेक करना है? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और याद करें आप, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्वेश्चंस मैंने आपको जीओसी में भी करवा रखे हैं, ठीक है ना, जहां प्लस एंड माइनस एंड ऑर्डर बताया था ना, उसके जस्ट बाद ही मैंने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम भी आपको सिखाया था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो आप देखें कि जो NO2 होता है और जो Cl होता है, CH3 होता है, और नाइट्रोजन पे तो लॉन पेयर भी है तो NH2 ग्रुप। इन ग्रुप्स का कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा आप एक बार मुझे वो बताएं। क्या NO2 का तगड़ा -M होता है? क्या Cl हेलोजेंस का -I होता है? याद है एक्सेप्शन था हेलोजेंस में, अगर हेलोजन है तो हमेशा -I ही आपको रखना है। CH3 का +H है, कुछ लोग +I भी बोले हैं, लेकिन +I से ज्यादा तो +H रहेगा, और यहाँ पे +M रहेगा क्योंकि लॉन पेयर है। प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं या दान करने वाले ग्रुप है +M +H +I, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जबकि माइनस वाले इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है, तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? +M या +H? +M सर्वाधिक बढ़ाएगा, फिर +H, फिर बेंजीन। -I और -M में -N ज्यादा खींचेगा तो ओवरऑल यहां ज्यादा मिलेगा। अब नंबर 6 पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो इस तरह का बेंजीन है, इन सभी कार्बनों पे एक एक हाइड्रोजन, ठीक, और इसकी रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो ये इस तरह का सीन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो है ना, सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिव बन चुका है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोफाइल है, और एक हाइड्रोजन भी था यहाँ पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है। आपको तो पता है कि पहला स्टेप स्लो होता है, पहला स्टेप ही RADS होता है, और इसी की रेट को मैंने R1 बोला है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि फास्ट स्टेप में, बोलो, फास्ट स्टेप में ये H+ निकल के भाग जाएगा, ठीक है, और ये H+ का लॉस करेगा, और H+ का लॉस होने के बाद में फास्ट स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और इस तरह से एक H+ बाहर हो जाएगा, और H+ बाहर होके
यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बचा जाएगा। अगर इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स को अगर ड्यूटेरियम से अपन रिप्लेस कर दें तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये आरडीएस है, पहला स्टेज स्लो और इसके रेट को R2 हम बोल रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना, और नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इंटरमीडिएट हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ड्यूटेरियम और सभी कार्बनों पे एक डी है। क्लियर? आई एम सॉरी, ये डी है। और अब क्या होगा, अब फास्ट स्टेट में ये जो डी प्लस है ये आउट हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस आउट हुआ था और जैसे ये डी इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाएगा तो उस केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, उस केस में यहाँ पे इस तरह का सीन बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है और सभी कार्बनों पे एक ड्यूटेरियम बचा है। तो आप देखिए कि चाहे जब मतलब सिंपल बेंजीन लिया आपने तब की स्थिति देखो और जब ड्यूटेरोबेंजीन लिया है तब की स्थिति देखो। दोनों ही केसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप है, वो आरडीएस स्टेप है और उस केस में स्टेप H की जगह D हो तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे जो H प्लस है और जो D है, H और D का स्लो स्टेट में यानी फर्स्ट स्टेप में कोई भी रोल नहीं है। D और H निकल के जा रहा है लेकिन कब, फास्ट स्टेट में, और फास्ट स्टेट में अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम नहीं इस H की जगह चाहे D लगा दो चाहे T लगा दो तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि एक एक्सेप्शन भी है इसका, सल्फोनेशन के केस में इस पे इफेक्ट पड़ता है और सल्फोनेशन में थोड़ा अलग सीन है, वो हम वहीं पे देखेंगे। ठीक है, जब हम सल्फोनेशन पढ़ेंगे तब वहां पे क्लियर करेंगे उस पॉइंट। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई इस H की जगह D रखो चाहे D की जगह फिर आगे T रखो तो उस स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल कॉमन है। क्यों साहब? क्योंकि आप देखो उस स्थिति में पहला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, वही आरडीएस होता है। पहले स्टेप से ही रेट को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप से आप देखोगे कि H और D बिल्कुल अपनी स्थिति पे ही, कहीं उन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया या गाइड नहीं हुए, कोई नया एडिशन नहीं हुआ, केवल इलेक्ट्रोफाइल आया है और उस इलेक्ट्रोफाइल के आने में इस H या D या T का कोई अपना रोल नहीं था। लेकिन जब दूसरी स्टेप की बात करें तो उस स्थिति में ये H और D निकल जा रहा है। कायदे से आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर CH जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो CH बॉन्ड जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि वो जल्दी टूटना चाहिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि अगर कोई फास्ट स्टेट में परिवर्तन किया जाता है तो उसका रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि स्लो स्टेट में अगर कोई चेंजेस होते तो ये रेट पे इफेक्ट डालता है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन होगा सल्फोनेशन का, तो वो सल्फोनेशन वाला जो केस है वो हम अलग से डील करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होना है वो C6H6 ले लो इज इक्वल टू C6D6 ले लो या C6T6 ले लो। इन सभी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होना है क्योंकि HGT का रोल फास्ट स्टेट में होता है और उसका रेट से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक नंबर रिएक्शन से, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से 5 रिएक्शन हमें पढ़ना है। ठीक है,